सृष्टि संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारतवर्ष में सम्राट विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नव जागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं। वे सतत लोकप्रिय तथा भारतीय अस्मिता के उज्जवल प्रतीक हैं। वे शकारी हैं, साहसांक हैं, शक विजेता, संवत प्रवर्तक, वीर, दानी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल हैं। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के उत्प्रेरक हैं। अपने गुण गौरव के कारण विक्रमादित्य का नाम अनेक परवर्ती राजाओं की उपाधि भी बनता रहा। 2000 से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वे आज भी लोकमान्य हैं। सम्राट विक्रमादित्य तथ्य एवं अवधारणा पर एक 3 दिवसीय विचार समागम का आयोजन आगरा में किया गया, जो 13 से 15 मार्च 2022 तक हुआ। समागम का विषय था भारत उत्कर्ष, नवजागरण तथा नवोन्मेष। घर में नानी और दादी इस प्रकार की कहानियां सुनाती हैं बच्चों को कि एक शासक रात को आता है चोरों की तरह और चोरों को पकड़ कर ले जाता है सुबह सभा में और उनको सैनिक बना देता है। अनेक न्यायप्रिय कहानियां सुनाई जाती है। बेताल 25 में हमारे पास कहानियां प्राप्त होती है, ग्रंथ प्राप्त होते हैं संस्कृत के। अनेक विद्वान उपस्थित हैं यहाँ पर संस्कृत के। आप जानते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक विक्रमादित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे गए और विक्रमादित्य के काल निर्धारण पर भी विषय और अनेक मतभेद हमारे सामने आए। किंतु अश्वनी शोध संस्थान महतपुर के निदेशक एवं अध्यक्ष डॉक्टर आर.सी. ठाकुर के द्वारा एक बड़ा सर्वेक्षण कार्य करके शिप्रा नदी के तट से विक्रमादित्य संबंधित अनेक पुरातात्विक प्रमाण खोजे। इतने सारे प्रमाणों के साथ 1888 के लगभग एशियाटिक सोसाइटी में एक आलेख प्रकाशित हुआ। कहा गया कि गिरदभिल्ल का युवक शकों को परास्त कर देता है। अब कहानी शकों को परास्त करने वाली यहां से प्रारंभ होती है, किंतु देश गुलाम रहता है। ऐसे में बात को दबाया जाता है, क्योंकि जो गर्दभिल्ल युवक है वो सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है तब जब शकों को परास्त कर देता है। षोडश और खगास नामक रज्जुवल के बेटे जो मथुरा के शक हैं उनको मार के भगाता है उज्जैनी अवंती पे जनपद से, और उसके बाद वो शासन स्थापित करता है। 1, 2, 3, 4 बार शकों को परास्त करने वाला एकमात्र सम्राट हुआ है विक्रमादित्य। तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में देश के किसी भी भाग में हम प्रवेश करते हैं तो शादी ब्याह होते हैं, घरों के 30 त्योहार मनाए जाते हैं परिवार के, तो विक्रम संवत का उल्लेख किया जाता है। और विक्रम संवत जब हमारे बीच में आता है तो सम्राट विक्रमादित्य की छवि भी हमारे सामने आ जाती है। और ऐसा सम्राट विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में 57 में अपना संवत प्रारंभ तब करता है जब शकों को परास्त कर देता है, जब शक को भगा देता है अवंती जनपद से, तब वह संवत प्रारंभ। भीमबेटका की खोज उन्होंने की पद्मश्री वाकणकर ने। 50C नामक गुफा में से एक अश्वमेध यज्ञ वाला एक चित्र खोजा है उनके शिष्य ने, नारायण व्यास ने। वह डॉक्टर पद्मश्री श्री विष्णुधर वाकणकर के द्वारा बताया गया था। यह चित्र जब सामने आया उसका उल्लेख भी हमने यहाँ पर प्रदर्शनी में किया हुआ है। जब चित्र सामने आया तो पता लगा कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी सम्राट विक्रमादित्य है। उसने एक नहीं अनेक यज्ञ किए। वो अनेक यज्ञ किए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जब अखंड भारत हुआ करता था तो वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर किए। मीनारे जाम नामक एक स्थान है, वहां पर हमें इसके पुरातात्विक साक्ष्य लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर को प्राप्त हुए। ये बाबू वाकणकर के नाम से जाने गए और पुणे में ही निवासरत थे। ये श्री विष्णु श्री वाकणकर के बड़े भाई थे। दयालबाग शिक्षण संस्थान के माध्यम से आज हम देश की ओर जाने वाले हैं, जहां बताएंगे कि यह विक्रमादित्य
हमारे बीच में था, पुरातात्विक दृष्टि से था, साहित्यिक दृष्टि से था, उसकी प्रामाणिकता हमारे सामने सिद्ध होने लगेगी। इस प्रकार से लेकर निरंतर कार्य होते जा रहे हैं और हमारे बीच में विक्रमादित्य अब स्थापित हो रहा है, क्योंकि वह गुड़ी पड़वा के दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन, जब पृथ्वी का उद्धरण होता है, जब पृथ्वी, विष्णु धर्म उत्तर पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी का उद्धरण कब होता है, जब वराह का अवतार होता है और वराह अपने मुंह पर लेकर पृथ्वी को, जलमग्न हो रही पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। वह दिन चैत्र प्रतिपदा का दिन होता है, गुड़ी पड़वा का दिन होता है और उसी दिन राज्यारोहण करता है विक्रमादित्य और अपनी लालिमा को लेकर आकाश से उठाता है, अपना ध्वज बनाता है और उस ध्वज को लेकर जब वह राज्यारोहण करता है अवंती जनपद के उज्जैनी राजधानी में, तो वहां पर हमें अनेक प्रकार की सामग्री मिलती है। किंतु पाश्चात्य इतिहासकारों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने और अंग्रेजों ने इसको भुलाने की कोशिश की, क्योंकि उसके साथ एक नई चीज जुड़ गई थी। वो भगवा शब्द दिखाई दे रहा था, वो कलर दिखाई दे रहा था, किंतु उससे उसका कोई लेना देना था। वो आकाश से उठाई लालिमा थी, आकाश उठाया केसरिया रंग था, किंतु यहाँ पर इसलिए विक्रमादित्य को बुलाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब देश का संविधान लिखने लगे, तब यह बात सामने आई कि राष्ट्र का जो संवत होगा वह विक्रम संवत ही होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य था हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं थे। इस कारण से वह संवत भी शकों का संवत रखा गया और आज हमारे देश का संवत जो है राष्ट्रीय संवत शकों का, विदेशियों का द्वारा रखा गया संवत है। और उसके पूर्व हमारे पास 57 में, जबकि 78 में हमारा शक संवत आता है, कनिष्क द्वारा रखा गया। 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर यह द्वंद्व हमारे बीच में आता है। हम पुनः संकल्पित हैं और भारत सरकार से भी अनुरोध किया है और राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध किया है कि हमारे देश का संवत पुनः राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत को माना जाए, क्योंकि वो प्राचीन काल से विक्रम संवत ही है। विक्रमादित्य का सभा में सिर्फ नवरत्न नहीं थे, अभी ज्योतिर्विदाभरण में और कई ग्रंथों में ये लिखा गया है कि कई विद्वान थे, शत विद्वान थे, वो नवरत्न प्रसिद्ध थे। हम जिस नगरी में अभी उपस्थित है, ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी, एक सांस्कृतिक नगरी, एक विद्वत नगरी, जिस नगरी का संपर्क विक्रम नगरी उज्जैन के साथ बहुत अच्छा रहा था। इतिहास की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से विक्रमादित्य, कालिदास, नवरत्नों की बहुत कुछ अध्ययन हुआ है। सूर्य नारायण व्यास जी का भी उल्लेख कर रहे थे। आज देखिए, अभी कंटेम्पररी सोसाइटी में, समसामयिक समाज में सुशासन का क्या परिभाषा है आपको मालूम है? किसको आप सुशासन कहते हैं? और आप चले जाइए ना 2000 सालों से पहले विक्रमादित्य के जैसे सुशासन था, गुड गवर्नेंस। सुशासन की एक संज्ञा है, जिस संज्ञा का निरूपण कालिदास ने किया है, जिस संज्ञा का प्रदर्शन, क्रियान्वयन विक्रमादित्य ने किया है। जिसी तरह दया का प्रदर्शन विक्रमादित्य ने किया है, इसी तरह प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है और कोई करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक प्रश्नवाची है हमारे सामने। जो आर्य धर्म को ध्वंस करने के लिए जो सब आए थे ना, उनको भी सकारी हम कहते हैं। क्या उन्होंने किया था? जेनास्मिन् वसुधा तले सकगणान् सर्वादिशा संगरे हत्वा पंचनव प्रमाण कलिजुगे शाक प्रवृत्ति कुता। ये देखिए प्रशासन, उत्तम प्रशासन। जदा जदा हि धर्मस्य आर्य धर्मस्य विपर्जयः भारत भूमौ जदा आसीत् तदा सूर्य सदृशः विक्रमादित्यः विक्रमार्कः अर्क सदृशः आदित्य सदृशः तेजयान तेजस्वी जशस्वी राजा आगत्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परमेश्वर भूपृष्ठ हो गए हैं, अवतरित हो गए थे सिर्फ अधर्म का विनाश करने के लिए, आर्य धर्म ध्वंस का शकों का विनाश करने के लिए। और क्या हुआ? और उन्होंने जैसे जो राज्य शासन किया, ये राज्य शासन से आप देखिए, जो द्रविड़ राज्य है, बंग राज्य है, गुर्जर राज्य है, थार है, कंबोज है, इसी तरह हर राज्य, ये देखिए वो अपना आप आकर, खुद आकर उनके शरण में थे।
मैं तो 3 शब्द विक्रमादित्य के लिए कहूंगा, वीरता, विनम्रता और उसके साथ साथ विद्वत्ता। ये तीनों का एक त्रिवेणी संगम है विक्रमादित्य। उज्जैनी के शासक वीर विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, धर्मालु विक्रमादित्य, लोकनायक विक्रमादित्य, जननायक विक्रमादित्य, न्यायप्रिय विक्रमादित्य, क्या क्या न कहें इनको। ऐसे विक्रमादित्य जो कि उज्जैनी ही नहीं संपूर्ण मालवा की जनता के बीच में परंपराओं, लोकगीतों, लोकाचारों में रचे बसे हैं। ऐसे विक्रमादित्य जिनका कि संस्कृत साहित्य में हमको विविधतापूर्ण विवरण प्राप्त होता है। जैन कथानक कालकाचार्य में भी विक्रमादित्य विषयक सामग्री प्राप्त होती है। विद्वानों द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास और उज्जैनी से प्राप्त होने वाले प्रमाणों के माध्यम से हम अब यह स्पष्टतः कह सकते हैं कि 57 ईस्वी पूर्व जिस शासक ने शकों को पराजित करने के पश्चात एक संवत का प्रारंभ किया था, वह शकारी शासक विक्रमादित्य उज्जैनी का शासक था। यह संवत पहले कृत संवत के रूप में था, बाद में इसको मालव संवत के रूप में जाने लगा। मंदसौर के यशोधर्मन विष्णुवर्मन के अभिलेखों में इसको मालव संवत के साथ साथ विक्रम संवत के रूप में पहली बार 6वीं-7वीं शताब्दी में उल्लेखित किया, रेखांकित किया है। बाद में यह विक्रम संवत सभी साहित्य में, अभिलेखों में उल्लेखित किया जाने लगा। देखा गया है कि जब तक संस्कृत साहित्य में कितना भी वर्णन हो, किंतु जब तक पुरातत्वविद उसको सत्यापित नहीं करते तब तक उसको हम मान्य करने में हिचकते हैं। हमारे यहाँ आज भी बड़े बड़े विद्वान, बहुत बुद्धि दी है भगवान ने उनको, बहुत बड़े विद्वान हैं, किंतु वो भी विदेशियों के जो विचार हैं उनको कोट करेंगे। हम अभी भी उस मानसिकता को, दास्ता वाली मानसिकता को छोड़ नहीं पाए हैं। और अगर मुझे ये कह दिया जाए कि ये रास्ता बंद है तो फिर मैं इधर से निकलने का प्रयास नहीं करूँगा। ठीक यही हमारे यहाँ के जो, चाहे वो राम का अस्तित्व हो, चाहे हमारे विक्रमादित्य का अस्तित्व हो, ऐसे कई जो हमारे देश की महान विभूतियाँ उनके बारे में हुआ। जब विद्वानों ने एक बार कह दिया कि ये तो महाराजा विक्रमादित्य, राजा विक्रम तो एक कल्पित राजा है, इसका तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। तो जो शोध करना चाहते थे, जो संबंध में और आगे बढ़ना चाहते थे, विक्रम के सिक्के नहीं मिलते हैं, तो एक ऐसा ताला लगा दिया गया कि हमने हमारी जो सोच है उससे पीछे हट गए। तो हमारे पास एक ऐसा सिक्का मिला है जिसमें लिखा है कि महाराजा नरवर्मनस्य वोलीकरस्य, और पीछे सुदर्शन चक्र बना है। उसके पहले उनकी सीलें मिली हैं, वो भी अश्विनी संस्थान में बहुत संग्रह थे, और उनके अभिलेख भी मिले हैं। उनने कत संवत लिखा है, विक्रम संवत को, विक्रम संवत भी लिखा और मालव संवत भी लिखा है। मतलब 3 ही संवत का प्रयोग उनके अभिलेखों में जो आसपास शिलालेख पाए गए हैं उन पर अंकित है। एक ऋषभ वालों ने एक सिक्का जिसके ऊपर राजा विक्रम लिखा है, उसका प्रकाशन भी अपने बुक में किया। धीरे धीरे ये जब सामग्री बाहर आने लगी और हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगे तो एक हलचल मच गई। विक्रमादित्य लिखे हुए, राजा महाराजा विक्रमादित्य लिखे हुए सिक्के मिले, विक्रम शिव उत्सव मना रहा है, ऐसी सिलें मिली है ईश्वर की कृपा से। और ये महाराजा विक्रमादित्य का प्रताप है कि हम लोग काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढ पाए हैं। लोगों ने बार बार हमारे स्मृति को, हमारे स्वतंत्रता को, हमारी आज़ादी को और हमारे स्वाभिमान को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया। विक्रमादित्य ने जब हमारे स्वाभिमान को स्थापित किया, इन्हें विक्रमादित्य को नष्ट कर दिया। हम जानते हैं कि विक्रम के अस्तित्व को नकारने में हमारे विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस राष्ट्र की अस्मिता को हानि पहुंचाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज से 2500 साल पहले जब हमारे देश में रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, अखबार नहीं निकलते थे, सारे राष्ट्र में संचार का काम सिक्के करते थे। हमारी जो भी स्थितियां हैं उसे मिटाने का सारे विश्व ने बहुत प्रयास किया,
पर हम मिट नहीं पाए। हम ऐसी मिट्टी के बने कि मिट नहीं पाए और मिट नहीं सकेंगे। अरे जिस व्यक्ति की कहानी पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक होती है, क्या वो कल्पित राजा हो सकता है? हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं विक्रमादित्य से जुड़ी हुई कोई न कोई बात हमारे यहाँ पैदा होती है, किससे कहानियां होती है। इस देश में अगर आजादी की लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो पहली लड़ाई लड़ी थी सम्राट विक्रमादित्य ने और शकों के खिलाफ लड़ी थी। और इस लड़ाई को जीतने के बाद मालवा ना जय करके सिक्के निकाले थे। विक्रमादित्यस्य सर्वप्रथमम् उल्लेखं करोति यत् श्रावस्ती राज्ये विक्रमादित्य नाम्ना कश्चित् सम्राट् आसीत्, यः प्रतिदिनं 5,000 सुवर्णमुद्रिकां ददाति स्म इति। अपरः द्वितीयः गुप्तवंशीय राजा गुप्तसंवत् इत्यस्य प्रतिष्ठापकः प्रथमचन्द्रगुप्तः युद्धेन उत्तरभारतं विजित्य विक्रमादित्य इत्युपाधिमपि लब्धवान्। कनौजराज्यस्य राजा हर्षवर्धनः अपि विक्रमादित्य नाम्ना प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। अयं पञ्चमः। षष्ठः सप्तमशताब्द्यां काश्मीरनगरे विक्रमादित्य नाम्ना कश्चित् राजा आसीत्। तस्य पितुः नाम रणेन्द्रियः, यः विक्रमेश्वर इति नामकं शिवलिङ्गं प्रतिष्ठापितवान्। एतत् अतिरिच्य एवं सन्ति बहवः विक्रमादित्य नाम्ना नैके धुरन्धराः भूपालाः, तथापि येन नाम्ना विक्रमसंवत् इत्यस्य व्यवहारः क्रियते सः तावत् विक्रमसंवत्सरस्य प्रतिष्ठाता महान् प्रतापशाली सम्राट् केसरी पराक्रमी च आसीत्। एतेषु सः कश्चित् विलक्षण प्रतिभासम्पन्नः विक्रमादित्यः इत्युच्यते। विक्रमादित्यः उज्जयिनी राज्यस्य राजा आसीत्। अस्य पिता गन्धर्वसेनः तथा माता च सौम्यदर्शना आस्ताम्। अस्य भगिनी मौनावती, भ्राता भर्तृहरि च आसीत्। अयं साक्षात् भ्राता वा तत्र कश्चन संशयः अस्ति, परन्तु भर्तृहरि इति। एतस्य पञ्चपत्न्यः आसन्। ताश्च माल्यावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल्ला, चिल्ला, महादेवी इति नामानः भवन्ति स्म। अस्य विक्रमादित्यस्य पुत्रद्वयं तौ च विक्रमचरितः विनयपालः इति, तथैव पुत्री अपि द्वयं विद्योतमा तथा वसुन्धरा इति। एवमेव विक्रमसंवत् पद्धतिः। तत्रादौ 11 शताब्द्याम् अमरकोश तत्र टीकाकारः क्षीरस्वामी एवं लिखति यत् प्रभाकरचरितनामके अपि जैनग्रन्थे एवं श्रूयते, शकानां वंशम् उच्छेद्य कालेन कियतापिः राजा श्रीविक्रमादित्यः सार्वभौमपमोऽभवत् इति विक्रमादित्यस्य सार्वभौमत्वम् अत्र उदरीकृतं वर्तते। अनेन प्रमाणीयते शकवंशस्य नाशकर्ता विक्रमादित्यः, तेनैव नाम्ना विक्रमसंवत्सरस्य आविर्भावः, यत्तु अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः सनातनधर्मस्य च प्रतिबिंबं भवति, प्रतिबिंबरूपेण राराज्यते। सम्राट विक्रमादित्य भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध शासक का नाम है जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के थे। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनका जीवन काल और शासन काल था। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन अथवा महेंद्रादित्य था। यह गंधर्वी विद्या के ज्ञाता होने के कारण गंधर्वबिल नाम से भी प्रसिद्ध थे। विदेशी शक राजा रजुडुल ने आक्रमण करके गंधर्वबिल के राज्य पर अधिकार कर लिया। तब विक्रमादित्य ने शक्ति संगठन करके उस विदेशी शक राजा को पराजित कर उज्जैन पर पुनः अधिकार किया। यह प्राचीन भारत का ऐसा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसने विदेशियों पर भारत को विजय प्राप्त हुई थी। इस शासकीय महान उपलब्धि के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने एक नए संवत का आरंभ किया। भारतीय कालगणना के अनुसार ईस्वी पूर्व 57 ईस्वी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस नए संवत का आरंभ हुआ था। प्राचीन काल में से कृत संवत या मालव संवत
भी कहते हैं। भारत का बहुप्रचलित संवत है। भारतीय जनता उसके अनुसार अपनी पारंपरिक दैनिक गतिविधियों का पालन करती रहती है। कि जो विक्रमादित्य थे, अगर वो संवत प्रवर्तक थे तो यही एक चीज प्रमाणित करती है उन्हें कि वो थे। अब शून्य से कहीं से विक्रम संवत तो निकल कर आ नहीं गया कि जिसको लोगों ने अपना लिया। तो अवश्य ही जब विक्रम संवत चल रहा है, हम उसको अपने जीवन में, अपने सभी हिंदू कार्यक्रमों इत्यादियों में उसका प्रयोग करते हैं, तो अवश्य ही विक्रमादित्य रहे होंगे। तो उनके उस समय के जीवन इत्यादि के वर्णन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में, मैंने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था इत्यादि को लिया है, जिसमें मैंने अमर कोश से उदाहरण लिए हैं कि अमर कोश में किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को दर्शाया है और आश्रम व्यवस्था को दर्शाया है। तथा धार्मिक जीवन में हम देखें तो विक्रमादित्य किस धर्म से प्रभावित थे, तो मेन वो शैव धर्म को मानते थे, क्योंकि कालिदास जो है उनके नवरत्नों में आते हैं और उन्होंने कई जगह, जैसे कि मेघदूत में वर्णन है कि उन्होंने जब मेघ जा रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम अवश्य महाकाल की आरती या वहाँ दर्शन करते हुए जाना। तो जब वो इतना कुछ अपने ग्रंथों में दे रहे हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हमारे संस्कृत वाङ्मय में सब जगह पे विक्रमादित्य, मतलब जब उनके ग्रंथों में विक्रमादित्य कालीन का वर्णन है तो अवश्य विक्रमादित्य रहे होंगे। एक श्लोक है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यत् कृतं यन्न केनापि यत् दत्तं यन्न केनचित् तत् साधितम् असाध्यं च विक्रमार्केण भूभुजा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने ना किया हो, उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया, तो उनको हम भूल तो सकते नहीं है, पर हम भ्रमित हैं, तो हमें जरूरत है उस विषय को जानने की और अपने स्मृति पटल पर निरंतर रखने की। वैदिक ग्रंथों में वसंत ऋतु से संवत्सर का या काल गणना का आरंभ होता है, ऐसा उल्लेख एक नहीं अपितु अनेकत्र स्थलों पर प्राप्त होता है। मैं उन सभी स्थलों का संग्रह किया हूँ। मैं एक मंत्र वेद का प्रस्तुत करूँगा। मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, शुक्रश्च शुचिश्च ग्रीष्मा ऋतु, नभश्च नभस्यश्च वार्षिका ऋतु, ईशश्चोर्जश्च शारदा ऋतु, सहश्च सहस्यश्च हेमंतिका ऋतु, तपश्च तपस्यश्च शैशिरा ऋतु। जैसे कोई व्यक्ति अपने गुरुओं को या विद्वानों को या श्रेष्ठ जनों को जब अभिवादन करते हैं तो अभिवादन करते समय अपने गोत्र, वंश, पिता आदि के नाम का उच्चारण करते हुए अपनी विद्या परंपरा अर्थात वेद, शाखा और सूत्र आदि का भी ज्ञापन करते हैं। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि वंशोद्विविधा विद्यया जन्मनावा। आजकल की जो हमारी स्थिति है वह बिल्कुल पृथक है। आज हम इतनी सुदीर्घ परंपरा को याद रख पाना हमारे लिए बड़ा बोझिल सा लगता है और इसलिए हमने इस पुराण पंथी को या इस ढकोसला को हमने त्याग करके आगे बढ़ चुके हैं और इसी कारण हमारे जो ऋषिगण या हमारे पूर्वज या हमारे विद्वज्जन होते हैं वो पीड़ा व्यक्त करते हैं और स्वयं भी आज भी पीड़ित होते हैं। आंग्ला नाम चको राजा कस्मिन काले कदा भवत इति सर्वम विजानाति न जानाति शोकम गया। ये हमारी स्थिति हो गई है। हमारे पूर्वज जो ये रह गए, इनसे पूर्वज जो हो गए उनको हम जानना भी कठिन जानते हैं और हम सब कुछ तो जानते हैं। मुगल किस काल में, कितने पीरियड में, कब, कहाँ, कैसे हुए वो जानते हैं। हमारे अंग्रेज शासक कब, कहाँ, कैसे, कब और किस तरह उन्होंने सत्ता प्राप्ति की उसको भी जानते हैं। लेकिन हमारे इन पूर्वजों ने जिन्होंने वास्तविक साम्राज्य की स्थापना की, वास्तविक स्वराज्य की स्थापना की, उसको हम नहीं जानते हैं, उनके प्रवर्तित कार्यों को भी नहीं जानते हैं। और मैथिली शरण गुप्त भी बहुत ही मार्मिक वेदना के साथ अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को कंठ करने से भला, रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला। हास्वेद बनकर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है, सनसम्मतों के फेर में बर्बाद होता वक्त है। तो इस वक्त की बर्बादी मान लिया गया है और इस वक्त की बर्बादी को मान करके हमने इतनी सुदीर्घ और इतनी श्रेष्ठ और इतनी प्राचीन परंपरा का हमने त्याग कर दिया है। सबसे प्रथम जो संवत हमें प्राप्त होता है वह सप्तर्षि संवत के रूप में प्राप्त होता है और सप्तर्षि संवत के अनेक नामांतर हैं जिसको हम लौकिक संवत, शास्त्र संवत, पहाड़ी संवत अथवा कच्चा संवत के रूप में जानते हैं। जितने भी संवत प्रचलित हैं भारतवर्ष में उनमें सर्वाधिक प्रयुक्त है। निश्चित रूप से कैलेंडर की भाषा या कैलेंडर का संवत शक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनमानस में आज भी विक्रम संवत्सर प्रवर्तित है। श्वेतांबर मुरुतुंग सूरी ने अपनी विचार श्रेणी नामक पुस्तक में वीर निर्माण संवत और विक्रम संवत के मध्य का जो अंतर है वह 470 वर्ष का दिया है और इस हिसाब से आप विक्रम संवत में 470
और ईस्वी सन में 527, 470 में आप 57 प्लस कर दीजिए तो 527 की संख्या आएगी, और उस 527 को निकालने से वीर निर्माण संवत निकल करके आता है। जो संवत प्रचलित हैं या अल्प प्रचलित हैं, जितने भी हैं, हमने ये तथ्य जान लिया है कि विक्रम संवत्सर सबसे अधिक प्रचलन में प्राप्त होता है। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।